नमस्कार, हून टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ विशाल कर। खबरों की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर से। देहरादून पहुंचने पर स्नेह राणा का स्वागत। भारतीय क्रिकेटर स्नेह राणा का स्वागत क्या है। रेलवे अधिकारियों ने स्टेशन पर भव्य स्वागत किया। फूल माला और तालियों से उनका सम्मान भी किया। विश्व कप में शानदार प्रदर्शन पर हुआ सम्मान। स्नेह राणा ने सभी का जताया आभार। तो ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर स्नेह राणा का स्वागत रेलवे अधिकारियों ने किया। स्टेशन पर यह स्वागत किया गया। तमाम रेलवे के अधिकारी इस दौरान मौजूद रहे। फूल माला पहनाकर और तालियों की गड़गड़ाहट से उनका सम्मान भी किया गया। और इसी के साथ ही विश्व कप में शानदार प्रदर्शन पर उनका सम्मान किया गया। तो स्नेह राणा ने सभी का आभार भी इस दौरान जताया है। मुख्य सचिव आनंद वर्धन की अध्यक्षता में उच्च अधिकारी प्राप्त व्यय समिति की बैठक आयोजित की गई। इस अवसर पर प्रदेश के विकास से जुड़ी कई परियोजनाओं पर विचार विमर्श किया गया और 7 परियोजनाओं को स्वीकृति भी दी गई है। मुख्य सचिव ने कार्यदायी संस्थाओं को निर्देशित किया है कि स्वीकृत परियोजनाओं को निर्धारित समय अवधि में पूरा किया जाए और साथ ही उनकी गुणवत्ता भी सुनिश्चित की जाए। बैठक में यूआईडीबी के अंतर्गत हरिद्वार के रोडी बेलवाला क्षेत्र का पुनरुद्धार और सती कुंड के साथ ही आसपास के क्षेत्र के विकास संबंधित प्रोजेक्ट को भी अनुमोदित किया गया है। और संवाददाता योगेश आर्य हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। योगेश, किस तरह की बैठक रही और क्या कुछ खास निर्णय इस बैठक में लिए गए हैं? देखिए, विशाल, मुख्य सचिव आनंद वर्धन ने जो है एक बैठक के अगर मुख्य उद्देश्य को हम देखें तो उन्होंने जो है प्रदेश की विकासशील परियोजनाओं विशेष विचार विमर्श इस दौरान किया है। बैठक में कुल 7 परियोजनाओं की स्वीकृति प्रदान की गई है, जिसमें समयबद्ध और बेहतर गुणवत्ता के सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए गए हैं। यूआईडीबी के तहत अगर देखा जाए तो हरिद्वार, रोडी बेलवाला, सतपुरी क्षेत्र के विकास प्रोजेक्ट को मंजूरी मिल गई है। इसके अलावा अगर देखा जाए तो ऋषिकेश में आस्था पर सौंदर्यीकरण परियोजना को स्वीकृति दी गई है। वहीं देहरादून की बात की जाए तो देहरादून केवाड़ी लंबेधार सड़क को इंटरमीडिएट लेंथ में अपग्रेड करने की मंजूरी दी गई है और देहरादून में महाराणा प्रताप चौक से 6 नंबर पुलिया तक चौड़ीकरण को मंजूरी मिली है। इसके अलावा कुंभ पेयजल विभाग हरिद्वार में पुलिस कमांड कंट्रोल और आवासीय भवन निर्माण परियोजनाओं को स्वीकृति दी गई है। तो इस बैठक में महत्वपूर्ण 7 मुद्दे थे, जिन पर जो है बैठक हुई, चिंतन मंथन हुआ। उसके बाद जो है इनको मंजूरी दी गई है। क्या इसके लिए कोई बजट भी जारी किया गया है योगेश? कहां पर कितना बजट खर्च किया जाएगा, क्या इसको भी लेकर स्वीकृति दी गई है? और इन सौंदर्य कार्यों से आने वाले समय में कितना लाभ जो है उत्तराखंड को मिलता हुआ नजर आएगा? देखिए, बिल्कुल, जब इन परियोजनाओं का काम शुरू होगा, निश्चित तौर पर इसकी जो है कहीं ना कहीं लाभ इसका मिलता हुआ नजर आएगा। हालांकि जिस तरह से बजट की बात है, इसको स्वीकृति दी गई है, उसके पूरे जो है बजट जो है वो निर्धारित किया जाएगा, कितना बजट में काम होगा। और इसके साथ ही जिस तरह से लंबे समय से मांग चली आ रही थी, इस मांग को पूरा करने के लिए जो है बैठक हुई और बैठक में जो है मंजूरी दी गई है और निश्चित तौर पर इसके ऊपर जो है पूरी रिपोर्ट तैयार होगी। उसके बाद जो है इसमें काम जो है शुरू होगा। जैसे ही काम प्रारंभ हो जाएगा और खत्म होने के बाद जो है लोगों को इसकी जो कहीं ना कहीं जो लाभ है वो मिलना शुरू हो जाएगा। क्योंकि अगर देखा जाए तो देहरादून में जिस तरह जाम की समस्या रहती है, तो महाराणा प्रताप चौक से 6 नंबर पुलिया का चौड़ीकरण होने के बाद जो है वहाँ जो जाम की समस्या है वो खत्म होती हुई नजर आएगी। तो निश्चित तौर पर बिल्कुल इस तरह के जो कदम उठाए गए हैं, इनसे आने वाले वक्त में जो है लाभ मिलता हुआ नजर आएगा। जी बिल्कुल योगेश, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। धामी सरकार ने उत्तराखंड में 1 वर्ष के लिए फिटनेस फीस में की गई वृद्धि को स्थगित कर दिया है। ऐसे में 15 वर्ष पुराने कमर्शियल वाहनों की नई फिटनेस फीस दरें 21 नवंबर 2026 तक लागू नहीं होंगी। वहीं वृद्धि शुल्क वृद्धि को लेकर उत्पन्न आर्थिक बोझ से राज्य के वाहन स्वामियों को भी बड़ी राहत मिलेगी। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने आईआईएम काशीपुर के 2021 से 23 तक के करीब 8 करोड़ रुपए के बजट का ऑडिट न होने के मामले में स्वतः संज्ञान लेते हुए सचिव उच्च शिक्षा को बड़ा निर्देश दिया है। मुख्य न्यायाधीश की खंडपीठ ने काशीपुर निवासी सुखविंदर सिंह की जनहित याचिका को प्रत्यावेदन मानते हुए सचिव उच्च शिक्षा को 4 सप्ताह में पूरी जांच कर रिपोर्ट पेश करने को भी कहा है।
काशीपुर में फाइनेंशियल मिसमैनेजमेंट का एक एलिगेशन लगाते हुए पिटिशनर ऑनरेबल कोर्ट के सामने आए हैं। 2021 से 23 के बीच में लगभग 8 करोड़ से रुपए से ऊपर का एक ऑडिट ऑब्जेक्शंस हैं कई हेड में। तो ऑनरेबल कोर्ट ने उसमें डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन को 4 हफ्ते में एक इंक्वायरी करके एक फाइनल रिजल्ट करने के लिए बोला है। तो आफ्टर 4 इसमें 4 हफ्ते में इंक्वायरी पूरी होगी। खबर नैनीताल से है, जहां सरकार की ओर से एस्मा एक्ट लगाए जाने के विरोध में नैनीताल प्रदेश कांग्रेस नेतृत्व के आह्वान पर नगर अध्यक्ष अनुपम कबडवाल के नेतृत्व में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने सरकार का पुतला फूंक कर विरोध प्रदर्शन किया है। इस दौरान नारेबाजी भी की गई और साथ ही नगर अध्यक्ष अनुपम कबाड़वाल का कहना है कि सरकार एस्मा एक्ट लागू कर हिटलर शाही पर उतर आई है। इसके फलस्वरूप कर्मचारी अपनी न्याय संगत मांग धरना प्रदर्शन के माध्यम से अपनी बात को सरकार तक नहीं पहुंचा पाएंगे। हमारे जो नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष हैं गणेश गोदियाल जी, उनके आह्वान में पूरे प्रदेश में आज जो तानाशाह सरकार है धामी, उन्होंने जो एस्मा एक्ट लागू किया है उसके विरोध में कांग्रेस आज पूरे प्रदेश में सड़कों में उतरी हुई है। उसी क्रम में आज नगर कांग्रेस कमेटी नैनीताल ने भी कर्मचारियों के हित में ये पुतला दहन धामी सरकार का रखा हुआ है। जिस प्रकार आप देख ही रहे हैं, अभी एस्मा एक्ट पहले भी लागू होता था, लेकिन ये सरकार इतनी डरी हुई है कि अभी 1.25 साल बचा है सरकार का और इन्होंने 1.25 साल पहले एस्मा एक्ट लागू कर दिया है। उपनल कर्मचारी अपने मांगों के लिए बैठे हुए हैं, उनको इन्होंने 4 साल तक बरकरार उनकी मांगों को इन्होंने कोई ध्यान नहीं दे रहे हैं। एस्मा एक्ट लागू उसको खत्म करना चाह रहे हैं। आप महिला उत्पीड़न की बात है, देखिए हर जगह इनके नेताओं का नाम पहले भी आया, चाहे नैनीताल में भी हाल ही में कांड हुआ, उसमें इनके भाजपा नेता का नाम, तो कोई कार्रवाई नहीं हुई। बेरोजगार कोई भी परीक्षाएं आयोजित नहीं कर पा रहे हैं। इसी समय ये सरकार फेल हो चुकी है और उन्होंने इसी डर से ये सरकार जाने वाली है 27 में, उन्होंने एस्मा एक्ट लागू किया और कांग्रेस अपने व्यवस्थित भूमिका पर निरंतर सड़कों में अब संघर्ष जारी रहेगी। अपने नवनियुक्त जो अध्यक्ष हैं गणेश गोदियाल जी के नेतृत्व। सरोवर नगरी नैनीताल की नगर पालिका में विवाद का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। लगभग 1 साल के कार्यकाल में पालिका विवादों के घेरे में घिरी हुई नजर आ रही है। सभासद लता दफोती ने कल देर शाम पालिका अध्यक्ष सरस्वती खेतवाल पर बदसलूकी का आरोप लगाया, जिसके बाद सभी सभासद एकजुट हुए और पालिका अध्यक्ष से उनके दफ्तर में बातचीत करने पहुंचे, लेकिन मामला शांत होने के बजाय और गंभीर हो गया। सभासदों ने ऑफिस से निकलने के दौरान ऑफिस के दरवाजे का शीशा भी तोड़ दिया। मामले को गरमाता देख पुलिस मौके पर पहुंच गई। इसके बाद सभी पालिका के सभासदों ने अपनी आगामी बोर्ड बैठक का बहिष्कार करने की भी घोषणा कर दी है। नगर पालिका आई थी, मुझे पता नहीं था कि मैडम आई हुई हैं, क्योंकि अधिकतर मैं ऑफिस में आती नहीं है। तो ऐसे ही मैं शाम के टाइम में नगर पालिका आई तो मेरे सभासद थे, अंकित सभासद, उनको बोला मैंने कहा चलो चेयरमैन के कमरे में बैठते हैं। मैंने दरवाजा एकदम से खोला, मुझे नहीं पता था वहाँ कोई ऑडिट चल रहा, ना बाहर से किसी ने मुझे बताया। वहाँ गई तो मेरे को उन्होंने कहा यहाँ ऑडिट चल रहा, तुम कैसे आ गए? मैंने कहा मैं तो बैठ सकती हूँ, शायद मैं सभासद हूँ। तो उनने बोला नहीं यहाँ ऑडिट चल रहा है, दरवाजा बंद करिए, ऐसे बोला उनने मैडम ने। तो मैंने कहा मिलाल कैसे बैठी है? मैंने उंगली लगा के ऐसे गई, गुस्से से मैं बाहर आ गई। उतने में थोड़ी देर में अंदर से ही कानून वाले हमारे सिद्धार्थ सर आए, उन्होंने बोला मैडम, मैंने कहा सर मेरा गुस्सा जायज है या गलत है बता दो, मैं अंदर नहीं बैठ सकती तो वो क्यों बैठी है? इस मारे भी उसके बाद मैंने अपने और सभासदों को यहाँ पे बुलाया कि देखो मेरे अंदर जाने में उनने मेरे को बाहर करा और अंदर क्यों बैठी है बाहर की जो है। तो पवन जाता है दीदी, मैंने कहा पवन से बात करो, क्यों नहीं उठा रहा वो कूड़ा वहाँ का। जब वो पता चला मुझे कि किसी सभासद ने उनको मना कर रखा था, ये अधिकार, हम तो कूड़े वाले हैं, खुद ही कूड़ा उठाना हमारा काम है, हमारा फर्ज है, हम कूड़ा उठा, तो मैं भी नहीं रोक सकती हूँ। मैंने कहा सभासद कैसे कूड़ा रोक सकते हैं किसी का कूड़ा उठा? अगर वो कल वो पेमेंट भी कर रहा था हमारा, और अगर वो कल वो पर्ची जो हमारी उनके पास थी वो पर्ची को लेके कोर्ट में चले जाता तो फिर क्या होता बताइए? इस तरीके की मतलब ये इस तरीके के काम करते हैं। हरिद्वार की सियासत में एक बार फिर से हलचल तेज हो गई है। वहीं ज्वालापुर के पूर्व बीजेपी विधायक सुरेश राठौर पर उनकी कथित पत्नी उर्मिला सनोवर ने दोबारा गंभीर आरोप लगाए हैं। दरअसल उर्मिला ने सोशल मीडिया पर वीडियो जारी कर कहा है कि 4 साल से उनका शोषण हो रहा है और झूठे मुकदमे में फंसाने की साजिश रची जा रही है। उन्होंने चेतावनी दी है कि अगर 4 दिन के भीतर कार्रवाई ना हुई तो वो बीजेपी कार्यालय के बाहर आत्मदाह कर लेंगी। उर्मिला का आरोप है कि पूर्व विधायक ने रिश्ते का भरोसा देकर उन्हें अपने साथ रखा और बाद में मानसिक, शारीरिक और सामाजिक प्रताड़ना भी दी।
साथ ही उन्होंने पुलिस से सुरेश राठौर की गिरफ्तारी की भी मांग की है। उत्तराखंड विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी भूषण ने कोटद्वार विधानसभा क्षेत्र में देवी रोड तड़ियाल चौक स्थित के प्राइड मॉल से मालवीय उद्यान तक आयोजित यूनिट मार्च और तिरंगा पद यात्रा में प्रतिभाग किया। इस मौके पर गढ़वाल सांसद अनिल बलूनी साथ में मौजूद रहे। यह कार्यक्रम सरदार वल्लभ भाई पटेल की 150वीं जयंती के उपलक्ष्य में आयोजित किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में स्थानीय नागरिकों, विभिन्न विद्यालयों के छात्र छात्राओं और जनप्रतिनिधियों ने उत्साहपूर्वक हिस्सा भी लिया है। आपने आज देखा यहाँ पर जो लोगों ने 150वीं जयंती सरदार पटेल की मनाई और साथ ही साथ वंदे मातरम का भी यहाँ पर कार्यक्रम रखा गया। मैं आभार व्यक्त करती हूँ आदरणीय सांसद जी का, जिन्होंने आकर कार्यक्रम में भाग लिया। आपने देखा कि हम लोग के प्राइड मॉल से मालवीय उद्यान तक सब लोग पैदल आए। बहुत उत्साह था लोगों में, बच्चों में बहुत उत्साह था और हम यही चाहते हैं कि हमारे बच्चे जो राष्ट्रवाद की भावना है उसको साथ लेकर आगे बढ़े, ताकि आगे चलकर। कर्मचारियों की हड़ताल पर रोक लगाने के लिए बीजेपी सरकार की ओर से लगाए गए एस्मा एक्ट के खिलाफ रामनगर में कांग्रेस ने जोरदार प्रदर्शन किया। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने रानीखेत रोड पर बीजेपी सरकार का पुतला फूंका और जमकर नारेबाजी भी की है। कांग्रेस नेता रंजीत रावत ने हमला बोलते हुए कहा है कि बीजेपी सरकार लगातार लोकतंत्र की हत्या करते हुए आ रही है। उसका एक उदाहरण उत्तराखंड में देखने को भी मिला है। कर्मचारी यूनियनों पर रोक लगाने के लिए जो एस्मा एक्ट कानून लागू किया गया है, एस्मा एक्ट कानून कर्मचारियों यूनियन की आवाज़ दबाने के लिए लगाना तानाशाही है। ये जनता के अधिकारों पर कुठाराघात है। भाजपा लगातार लोकतंत्र की हत्या करते आ रही है। उसका एक नया उदाहरण जो है उत्तराखंड में देखने को मिला है। कर्मचारी यूनियनों पर जो है रोक लगाने के लिए जो एस्मा कानून लागू किया गया है, वो भी उसकी लोकतंत्र में कोई जगह नहीं है। वो जनता की आवाज को दबाने का काम कर रहे हैं। हम सरकार को चेताना चाहते हैं कि तत्काल इस एस्मा को हटाया जाए, अन्यथा कांग्रेस अन्य जितने भी जनविरोधी कार्य सरकार कर रही है उनके साथ साथ इस एस्मा मुद्दे पे भी बड़ा जन आंदोलन चलाने का काम करेगी। उत्तराखंड के पहाड़ों पर जंगली जानवरों का आतंक लगातार बढ़ रहा है। पौड़ी में और श्रीनगर के कोटी गांव में गुलदार के हमले में एक बुजुर्ग महिला की मौत हो गई, जबकि चमोली में भालू के हमले में घायल दूसरी महिला को एम्स में भर्ती कराया गया। कई दिनों से इसे लेकर विभाग की कार्यशैली लगातार सवालों के घेरे में है और आए दिन अलग अलग इलाकों में इसका विरोध भी चल रहा है। देवभूमि उत्तराखंड के पहाड़ों में जंगली जानवरों से स्थायी लोगों में भय का माहौल है और लोगों में विभाग के प्रति भारी आक्रोश भी। पौड़ी के श्रीनगर में गुलदार के हमले ने एक महिला की जान ले ली। जानकारी के मुताबिक महिला जंगल में घास काटने के लिए गई थी और बात सिर्फ पौड़ी के श्रीनगर की नहीं, चमोली के अलग अलग इलाकों में इन दिनों भालुओं का आतंक है, जिसकी वजह से लोगों की नींद हराम हो गई है। लोग रात भर डर के साए में जीने को मजबूर है। उत्तराखंड के चाहे पहाड़ी जिले हों चाहे मैदानी जिलों में अलग अलग तरीके से जंगली पशुओं का मानव जीवन को क्षति पहुंचाना लगातार बदस्तूर जारी है। जो संपत्तियां हैं, लोगों की निजी संपत्तियां, उनको नुकसान पहुंचाना बदस्तूर जारी है। मैदानी जिलों में हाथियों के द्वारा, नीलगायों के द्वारा और पहाड़ी जिलों में बाघ, भालू और जंगली बंदर, इनके द्वारा तमाम लोगों का जीवन दूभर हो रखा है। कल रात की घटना है कि कोठी गांव में, पौड़ी गढ़वाल के कोठी गांव में एक महिला की बाघ ने हत्या कर दी। इससे पहले पौड़ी गढ़वाल में ही बीरों खाल और ढाईजुली जैसी जगहों पर सैकड़ों पशुओं को भालुओं ने निवाला बना दिया। इसके पहले चमोली में, रुद्रप्रयाग में, उधर कुमाऊं के बागेश्वर, पिथौरागढ़, अल्मोड़ा, इधर उत्तरकाशी, टेरी, हर जगह जंगली जानवरों से आम लोग त्रस्त हैं। चमोली जनपद के सीमांत क्षेत्र ज्योतिर्मठ, गोपेश्वर क्षेत्र और नंदानगर, पोखरी प्रखंड में लगातार भालुओं के हमले में जान माल की सूचना शासन, प्रशासन और जनप्रतिनिधियों के प्रति
जबरदस्त आक्रोश में तब्दील है। इस बीच केदारनाथ वन्य जीव प्रभाग गोपेश्वर रेंज के वन्य कर्मियों ने युद्ध स्तर पर क्षेत्र में लंबी दूरी तक गश्त भी चलाया। ज्योतिर्मठ में जहां नंदा देवी राष्ट्रीय पार्क के बफर जोन के तहत 9 वार्ड सहित दुरुस्त गांव थेंग में अब तक करीब 50 से अधिक पशुधनों को भालू ने मार डाला है। हमने पहले भी सरकार को ये जो आज हमने लिख के दिया, हमने पहले भी सरकार को कहा, हमने पहले ही कहा कि हम रचनात्मक और पॉजिटिव विपक्ष की भूमिका निभाना चाहते हैं, रचनात्मक विपक्ष की भूमिका निभाना चाहते हैं। सरकार को निंदक नियरे राखिए जो फार्मूला है अतीत का, उस फार्मूले के तहत विपक्ष के विचारों को तवज्जो देकर जनहित में कार्य करने चाहिए। भालू ने फसलों का भी काफी नुकसान किया है। भालू भरी दोपहर आबादी वाले क्षेत्रों में बेखौफ टहलते नजर आ रहा है। तो वहीं जिला मुख्यालय चमोली गोपेश्वर के आसपास गांव में भी भालुओं ने घास लेने जंगल गई महिला को लहूलुहान कर दिया। तो दूसरी तरफ ग्रामीणों की गौशालाओं को फाड़कर उन्हें बंधे दुधारू गौवंश सहित अन्य पशुधनों को भी अपना निवाला बना लिया। ज्योतिर्मठ के लोग जनप्रतिनिधियों से अब मदद की गुहार लगा रहे हैं। देखिए दुखद है और सरकार अपनी तरफ से पूरी कोशिश करती है कि किसी को भी नुकसान ना हो और ये जानवर किसी भी प्रकार का किसी के ऊपर हमला ना करे, और वो अपनी तरफ से सुरक्षा करने की कोशिश पूरी करते हैं। लेकिन अगर उसके बावजूद भी इस तरह की घटनाएं घटती हैं तो ये दुखद तो है ही है, लेकिन हमारे जो फॉरेस्ट अधिकारी हैं वो इन सारी चीज़ों को देख रहे हैं और इस तरह के हमले ना हो इसकी पूरी कोशिश हमारे अधिकारी कर रहे हैं। लोगों की परेशानियों पर भाजपा की प्रदेश प्रवक्ता कमलेश रमन ने कहा कि ये वाकई बेहद दुखद है। सरकार की हर तरफ से संभव प्रयास यही है कि किसी को भी किसी तरह का नुकसान ना पहुंचे और आवारा या खतरनाक जानवर किसी पर हमला ना करें। पिछले 25 वर्षों के आंकड़ों के अनुसार उत्तराखंड में भालू के 2,02,081 हमलों में 2009 लोग घायल हुए हैं और 71 लोगों की मौत हुई है, जो कि एक गंभीर स्थिति है। वन विभाग के मुताबिक अकेले 2025 में अभी तक 71 हमले हुए हैं और 7 मौतें दर्ज की गई हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, हॉर्नबिल टीवी। उत्तराखंड में 2027 में विधानसभा का चुनाव होगा। पार्टी हाईकमान ने हरक सिंह रावत को चुनाव प्रबंधन समिति की कमान सौंपी है, जो दावा कर रहे हैं कि 2027 के चुनाव में कांग्रेस की कम से कम 40 सीटों पर जीत दर्ज होगी, जिस पर सत्ताधारी पार्टी के नेता भी तंज कस रहे हैं। वो जो गांव में महिला रह रही है उस महिला को कम से कम 10,000 रुपया दिया जाना चाहिए। तो क्या उत्तराखंड कांग्रेस के नेता हरक सिंह रावत महिलाओं पर इसलिए जोर दे रहे हैं क्योंकि बिहार विधानसभा चुनाव में महिलाओं के दम पर ही एनडीए ने भारी जीत दर्ज कराई है। 2027 में विधानसभा का चुनाव है। चुनाव से पहले कांग्रेस नेता हरक सिंह रावत इन दिनों में महिलाओं, बुजुर्गों और दिव्यांगों का जिक्र कर रहे हैं। पार्टी हाईकमान ने हरक सिंह रावत को प्रदेश में चुनाव प्रबंधन समिति की जिम्मेदारी सौंप दी है, जो ये कह रहे हैं कि वृद्धा, विधवा और दिव्यांग पेंशन कम से कम 5,000 रुपए प्रति माह और असहाय महिलाओं को 10,000 रुपए प्रति माह पेंशन की जरूरत है। मैं आज आपसे कह रहा हूँ, विधवा, वृद्ध और विकलांग जो पेंशन है वो 5,000 रुपए होनी चाहिए। विकलांगों की पेंशन 5,000 होनी चाहिए कम से कम। आज 1,000 में या 1,500 में कैसे कोई जीवन यापन कर सकता है, पहले मुझे बता दो। तो वृद्ध, विधवा, विकलांग पेंशन कम से कम 5,000 होनी चाहिए। हमारे जो विकलांग संघ है उनकी मांग भी है कि बेचारे असहाय हैं। आप अपनी राजनीति पे खर्च करने के लिए तो करोड़ों रुपए खर्च कर सकते हो, लेकिन आप प्रदेश के उन बेचारे विकलांगों का जो हाथ सफाई जाए, आंखों सफाई जाए, पैरों सफाई जाए, उनको 1,500 रुपए पेंशन दे रहे हो। इस महंगाई के जमाने में 1,500 पेंशन नहीं चलेगी, 2,500 भी नहीं चलेगी कम। हालांकि 5,000 रुपए में नहीं गुजर बसर होगा उनका। तो हर वृद्ध, विधवा को और विकलांग को कम से कम 5,000 रुपए पेंशन होनी चाहिए। ये मांग आज हम कर रहे हैं, क्योंकि इन्होंने चुनाव में देना है 10,000 रुपया। अरे कम से कम 1 महीने 2 महीने देख के क्या करोगे? हम तो आज मांग कर रहे हैं प्रदेश सरकार से। खैर, महिला को, जो गांव में महिला रह रही है, उस महिला को कम से कम 10,000 रुपया दिया जाना चाहिए। हरक सिंह रावत का कहना है कि कांग्रेस की सरकार बनेगी तो सरकार वृद्धा, विधवा और दिव्यांग पेंशन कम से कम 5,000 रुपए प्रति माह और असहाय महिलाओं को 10,000 प्रति माह पेंशन देगी। इतना ही नहीं, जिम्मेदारी के साथ साथ जिलों का दौरा कर रहे हरक सिंह रावत ने पौड़ी में मीडिया के सवालों पर नई जिम्मेदारी के लिए पार्टी हाईकमान का शुक्रिया किया और दावा किया कि आगामी विधानसभा चुनाव में कम से कम
40 सीटों पर कांग्रेस प्रत्याशियों की जीत होगी। पार्टी ने मुझ पर भरोसा जताया है, एक जिम्मेदारी दी है, तो मैं पार्टी के अपने हाईकमान का बहुत हृदय से आभारी हूँ। और मैंने पार्टी को पहले भी वायदा किया था। मैं अपने राष्ट्रीय नेताओं सबसे जब भी मिला हूं, मैंने उनसे कहा कि आप हम पे भरोसा करेंगे, हम 40 सीट जीत के दिखाएंगे। इतना ही नहीं, उन्होंने गैरसैंण को लेकर भी बीजेपी सरकार की नीतियों पर सवाल उठाया। हरक सिंह रावत ने कहा कि जो सरकार जिलों में वरिष्ठ अधिकारियों को बैठाने में नाकाम रही, उस सरकार से गैरसैंण को स्थायी राजधानी बनाने की मांग पर भी बेईमानी ही है। उन्होंने कहा कि भाजपा विपक्ष की भूमिका अच्छी निभाती है और कांग्रेस सत्ता में अपनी भूमिका निभाने के लिए बेहतर काम करती है। हरक सिंह रावत ने इस बात पर जोर दिया कि सतपाल महाराज जैसे नाम को भाजपा राज में उपेक्षा का शिकार होना पड़ रहा है। खुद उनकी विधानसभा की जनता उनकी उपेक्षा को लेकर सवाल खड़ी कर रही है, क्योंकि सरकार सभी मोर्चों पर फेल है। और फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए हॉर्नबिल टीवी। नमस्कार।